तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। कैसे हो आज? अच्छे हो गए। देखिए, कल हम सब गणतंत्र दिवस मनाएंगे और उसकी पूर्व संध्या या रात्रि कह ले, पूर्व रात्रि ही चल रही है, पूर्व संध्या है ये, जिस पर टीचर्स एकेडमी ने, यूजीसी एकेडमी ने और टीजीटी पीजीटी एकेडमी ने आप सबके लिए भारी छूट दी है। अगर किसी भी कोर्स में आप प्रवेश चाहते हैं, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जेआईसी प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर सबके नए बैचेस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग जारी कर रहे हैं। अगर आप हमारे बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, प्रवेश चाहते हैं, प्रथम प्रयास में चयन चाहते हैं, पूरा नोट्स पूरी टेस्ट सीरीज के साथ डाउट्स रिवीजन और चैप्टर वाइज रिवीजन करवाया जाता है हमारे यहाँ। एक क्लास नोट्स होती है, पीडीएफ नोट्स भी आपको अलग से प्रोवाइड करवाते हैं। परीक्षा से पहले आपको 10 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ कोचिंग की सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ऑनलाइन कक्षाएं आप कहीं से भी कर सकते हैं और ऑफलाइन कक्षाएं आपकी प्रयागराज से चलती हैं। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी के जस्ट अपोजिट बंद रोड पर ये कक्षाएं चलती हैं। आप वहां जाकर कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अगर आप हमारे बैचेस लेना चाहते हैं, किसी ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं, तो 9628959237 पर आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। बाकी हमारी टीम आपको खुद कॉल करेगी और पूरी प्रक्रिया से आपको अवगत कराएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो देखिए, हमारे साथ हेमा जी आ गई हैं, संगीता जी आ गए हैं, शिवा पांडे जी आ गए हैं, शशांक राजपूत, जितेंद्र पासवान, आभा वर्मा और रेखा देवी आ गई हैं। स्वागत है आप सबका। हमारे साथ ही आएंगे धीरे धीरे। तो चलिए आज के पहले सवाल पर आपको लेकर चलते हैं। पहला सवाल है, शहर क्या गर्मी तो मेरे भेजे में घुसी है, ये जोरावर खुद तो मरेगा ही, हमको भी भोज नाटक का यह कथन किस पात्र का है? देखिए, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप अगर महाभोज को जानते हो तो महाभोज किस विधा की रचना है? तो पहले प्रश्न तो यह भी बनता है कि भाई ये जो रचना है महाभोज किसकी रचना है? शशांक जी, हाँ, आप लगातार तो नहीं आते, बीच बीच। तो चलिए शुरुआत कर दीजिए। पढ़ते रहिए, पढ़ाई मत छोड़िए मेरे भाई। बहुत सारे लोग गैप कर देते हैं। मुझसे पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, कैसे भी पढ़िए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए। चलिए, तो आज का सबसे पहला सवाल है जो आप सबके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए, हम बात करें अगर इस कहानी की, ये उत्तर तो लखन है। यहां पर ये उत्तर हो जाएगा लखन। इस कहानी की बात करें तो मुख्य तौर पर इस कहानी के जो पात्र हैं वो हमको मालूम होने चाहिए। किस अच्छा, ये कहानी भी है कि क्या है? महाभोज क्या है? नाटक है। इस नाटक की कहानी जो है उस पर बात करें। महाभोज जो है के जो पात्र हैं वो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से पात्र हैं? तो एक तो है विशेषर। विशेषर इसके पात्र हैं। विशु, हीरा। तो हीरा जो है वो विशेषर के पिता हैं। बिंदेश्वरी प्रसाद, बिंदेश्वरी प्रसाद इसमें जो पात्र हैं उर्फ बिंदा। रुक्मा, दा साहब, यह भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। सदाशिव, जोरावर, सुकुल बाबू, सदाशिव, जोरावर, सुकुल बाबू। इसके अलावा लखन सिंह जो पात्र हैं, ये कौन है? सत्ताधारी पार्टी का प्रत्याशी है। सत्ताधारी पार्टी का यह प्रत्याशी है। और लोचन भैया,
लोचन भैया भी एक इसमें पात्र हैं जो कि विधायक जो है उनके साथ में रहते हैं, ये लोचन भैया। तो खास तौर पर विधा पूछी जाती है कि यह किसकी रचना है, किस विधा की रचना है, और इसमें पात्र कौन कौन से हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर इसमें भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, जोड़ तोड़ का पर्दाफाश किया गया है। ठीक है, और मुख्य पात्र जो है इसका विशेषर है। ध्यान रखिएगा, मुख्य पात्र इसमें कौन है? विश्वेश्वर है। ये अगला सवाल, कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है महाभोज नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो राइट आंसर होगा दा साहब का। आदमी का दुख जिस दिन पैसे से दूर होने लगेगा, इंसानियत उड़ जाएगी दुनिया से, महाभोज नाटक में यह कथन किस पात्र का है? तो यह भी दा साहब का कथन है। आगरा बाजार में हाजी सैफुद्दीन की तालीम का, अब यहां पर यह रचना काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। रचना है आगरा बाजार। एक बार आपसे बताइए कि आगरा बाजार किसकी रचना है? आगरा बाजार, आगरा बाजार एक नाटक है। क्या है? नाटक है हबीब तनवीर का। हबीब तनवीर का। मुख्य तौर पर इस नाटक के जो पात्र हैं वह पूछे जाते हैं कि इसमें एक प्रकार से एक बाजार का दृश्य है। उसमें तरबूजे वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला, कैनमेलिया, पान वाला, लड्डू वाला, इन सब के कथन हैं। यहां पर जो बात की गई है कि हाजी सैफुद्दीन की तालीम का स्वयं को किसने बताया है, अगर इस सवाल को देखें तो यहां पर जो ककड़ी वाला है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, बीच बीच में जो गान रखे गए हैं वे न तो प्रकरण के अनुकूल हैं, न प्राचीन काल के पद्धति के, वे तो वर्तमान काव्य की शाखा के प्रगीत मुक्तक मात्र हैं। प्रसाद के नाटक के संबंध में किस आलोचक का यह कथन है? प्रसाद के नाटकों पर यह बात की गई है। अब देखिए कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के नाटककार हैं, यानी छायावाद में वो कविता लिख रहे हैं। प्रसाद के नाटक ज्यादातर जो लिखे गए हैं वह ऐतिहासिक नाटक हैं। किस तरह के नाटक लिखते हैं? ऐतिहासिक नाटक लिखते हैं। जब जयशंकर प्रसाद नाटक लिख रहे थे तो इन नाटकों में अभिनेयता नहीं थी। क्या नहीं थी? अभिनेयता नहीं थी, यानी अभिनेता के दृश्य से इनके नाटकों को कम समझा जाता था, कम आंका जाता था। शंकर प्रसाद को अगर ले लें या छायावाद के जो भी कवि आचार्य हैं उनको ले लें तो जिस पर जी की बहुत पैनी या टेढ़ी नजर रहती। तो यहां पर क्या है कि बीच बीच में जो गान रखे गए हैं वो ना तो प्रकरण के अनुकूल हैं, न प्राचीन काल के पद्धति के, वे तो वर्तमान काव्य की शाखा के प्रगीत मुक्तक मात्र हैं। यानी अगर हम इनकी रचना, शंकर प्रसाद ने बहुत सारे गीत लिखे, गीतियां लिखी हैं, और उन गीतियों पर शुक्ल जी टिप्पणी करते हैं, को देखने के बाद ये नहीं लगता कि किस काल, तो इस तरीके का जो है ये राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल जी का। अगला प्रश्न, स्थापना एक जयशंकर प्रसाद क्योंकि और आत्मा भारतीय है।
क्या है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है, क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। यह कथन कहां तक सही है? तो राइट आंसर होगा, देखिए एकदम सही बात है कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है रस और द्वंद्व का उसमें समन्वय मिलता है। एक तरफ रस मिलेगा और इन सबका जो द्वंद्व भी है वो भी हमेशा बना रहेगा। नाटकों की जो संरचना है वह पश्चिमी है, यानी उन्होंने बहुत सारे नाटक के जो तत्व हैं, जो उनके दर्शन हैं, वो सब पश्चिमी साहित्य से उन्होंने ग्रहण किया है, लेकिन उनकी आत्मा जो है भारतीय है, कथानक जो है वह भारतीय रूप में ही लिया गया है। आवाज रुक रही है, ठीक है। तो यहां पर यह राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। मेरे जीवन की स्मृति ओ अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी बिजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग, चंद्रगुप्त नाटक में यह गीत किस पात्र द्वारा गाया गया है? देखिए यहां पर हम नाटकों की बात करें और चंद्रगुप्त नाटक की बात करें, यह नाटक बहुत ही अद्भुत तरह का नाटक है, जो कि जयशंकर प्रसाद का एक ऐतिहासिक नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक। चंद्रगुप्त नाटक जो है, जिसमें इसके पात्र भी कई बार पूछे गए हैं, तो पात्रों में तो स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो पात्र होंगे, चाणक्य पात्र होंगे जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, नंद होंगे, बररुचि इसमें मुख्य पात्र होंगे। बररुचि को यहां पर क्या कहा गया है? कात्यायन कहा गया है। कई बार पूछा भी गया है कि बररुचि को किस नाम से पुकारा गया है। शक्टार, आंभिक, शक्टार, आंभिक भी इसके एक पात्र हैं। अलका सुहासिनी, अलका सुहासिनी, कल्याणी, मालविका, तो यह सारे इसके पात्र हैं। अब यहां पर जो प्रश्न है कि मेरी जीवन की स्मृति वो अंतर के आतुर अनुराग, बैठ गुलाबी बिजन उषा में, गाते कौन मनोहर राग, यह पात्र है मालविका। तो मालविका के द्वारा यह कथन कहा गया है। कुछ नए प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, परेशानी हो रही है, लेकिन टिके रहिए, भागिए मत, रोज आसान प्रश्न भी करवाता हूं। माता का हृदय सदैव क्षम्य है, तुम जिस प्रलोभन से इस दुष्कर्म में प्रवृत्त हुई हो वही तो कैकेयी ने किया था। किस नाटक की पंक्ति है? किस नाटक की यह पंक्ति है, बताइएगा। अब यहां पर एक नाटक आता है जयशंकर प्रसाद का, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है उसका यह पंक्ति है। अब इसमें पात्र पूछता है तो स्कंदगुप्त स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, गोविंदगुप्त, देवसेना,
जयमाला, अनंत देवी, विजया, वंधु वर्मा, बंधु वर्मा, सर्वनाग और कुमारदास, यह इसके पात्र हैं। तो पात्र भी खूब पूछे जाते हैं, इसलिए पात्रों को भी आप सब याद रखिएगा। स्कंदोप नाटक में राजनीति और धार्मिक द्वंद्व है, इसमें कई अंतर्द्वंद्वों को भी दिखाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्कंद गुप्त। अब साथियों एक चीज और है कि जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं उन नाटकों का क्रम भी पूछा जाता है कि यह नाटक जो हैं वह किस क्रम में लिखे गए हैं। तो आपको उन नाटकों के क्रम भी मालूम होने चाहिए अगर प्रश्न पूछे तो। ठीक है, तो चलिए एक बार हम जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्रम आप सबको याद दिला देते हैं कि अब आप कभी भी अगर पढ़ें तो ये गलत आपसे न हो। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में इनकी शुरुआत कहां से होती है? जयशंकर प्रसाद के नाटकों की शुरुआत कहां से होती है? तो सबसे पहला नाटक इनका आता है सज्जन। डेट यहां याद करने की जरूरत नहीं है सबकी। कल्याणी परिणय, सारे रचनाओं को याद कराऊंगा। करुणालय और प्रायश्चित, बहुत मजेदार ट्रिक से सारी रचनाओं को याद कराऊंगा। राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का, नागयज्ञ, कामना, कामना, स्कंद गुप्त, इसकी डेट याद रखना है 1928। एक घूंट, इसकी भी डेट याद रखनी है 1930। चंद्रगुप्त, इसकी भी डेट याद रखनी है 1931। ध्रुव स्वामिनी, इसकी भी डेट याद रखनी है 1935। अब हम क्या करेंगे कि इनकी सारी रचनाओं को क्रम से याद करेंगे। इनकी सारी रचनाओं को हम क्या करेंगे? क्रम से याद करेंगे। और कुछ रचनाएं जिनकी डेट याद रखनी उनकी डेट भी याद करेंगे। देखिए इसकी डेट याद रखनी है सज्जन की 1910 में। ठीक है, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933। देखिए अब यहां पर क्या है? जयशंकर प्रसाद। क्या है? जयशंकर प्रसाद एक कहानी बनाते हैं। एक कहानी क्या बनाते हैं कि जो जयशंकर प्रसाद हैं उनका मिलन जो है वह किससे होता है? उनका मिलन होता है ध्रुव स्वामिनी से। कैसे होता है? बस उन्हीं के जीवन की ही कहानी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं सज्जन। सबसे पहले कौन आते हैं? सज्जन 1910 में।
तो साथियों क्षमा करिएगा, मैं अपनी जड़ी बूटी लेने चला गया था। अब शुरू करते हैं। हाँ, तो ये जो सज्जन है, एक 10 साल का बच्चा है, वो क्या होता है कि बहुत सज्जन होता है। ठीक है, लाइक करेंगे तो बहुत बढ़िया ट्रिक बनेगा। एक बच्चा होता है जिसकी उम्र 10 साल की होती, बहुत सज्जन होता है, लेकिन फिर उसका कल्याणी से परिणय यानी कि विवाह करवा दिया जाता है। उसका विवाह कल्याणी से करवा दिया जाता है, परिणय करवा दिया जाता है जब वो बेचारा 12 साल का होता है। यानी 10 साल का बच्चा सज्जन रहता है 1910 में, और 12 साल की उम्र में कल्याणी से उसका विवाह करवा दिया जाता है, और फिर उसके जीवन में आ जाता है। बेचारा बहुत दुखी हो जाता है, रोने लगता है, कहता है मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया। 10 साल का एक बच्चा है, उसका विवाह 12 साल में कल्याणी से करवा देते हैं, और फिर जो है उसके जीवन में करुणालय आ जाता है, यानी बेचारा बहुत रोने धोने लगता है, और 1 साल बाद प्रायश्चित करने लगता है कि मेरा विवाह करवा दिए, मेरी जिंदगी जो है वह सब बर्बाद। प्रायश्चित करने लगता है, और प्रायश्चित करते करते वो राजश्री खाना शुरू कर देता है। क्या खाना चालू कर देता है साथियों? तो राजश्री खाना चालू कर देता है। किस उम्र में? 1915 में, यानी 15 साल की उम्र में। 10 साल का लड़का है जो का विवाह होता है कल्याणी से 12 साल में। 12 साल में ही करुणालय जीवन में करुणा आ जाती, बहुत दुखी हो जाता है, और 13वें साल वो प्रायश्चित करने लगता है कि यार मेरा क्यों ही विवाह कर दिए ये लोग, और फिर दुख वो अपना सह नहीं पाता है, और फिर 15 साल की उम्र में वो राजश्री खाने लगता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, वो राजश्री खाने लगता है 15 साल की उम्र में। फिर क्या होता है साथियों उसके साथ? फिर विशाख, उसके जीवन में कई विशाख आ जाते हैं, यानी कई बादल आ जाते हैं उसके जीवन में, और वो गलत संगत में बेचारा फंस जाता है। कहां फंस जाता है? गलत संगत में बेचारा फंस जाता है, और फिर उसके साथ बहुत गलत होता है, यानी उसके जीवन में बहुत सारे शत्रु भी हो जाते हैं। यानी जो बच्चा सज्जन था, कल्याणी से परिणय हुआ, करुणालय उसके जीवन में दुख आ गया, प्रायश्चित किया, राजश्री खाना चालू कर दिया, उसके जीवन में विशाख आ गया, और फिर इतने सारे उसके जीवन में अजात शत्रु आ गए 1922 में। सब लोगों ने बताया कि बेटा अगर तुम अपने पत्नी से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो तो तुमको जन्मेजय का नागयज्ञ करना चाहिए। वो 10 साल का सज्जन 26 साल का जब होता है तो जन्मेजय का नाग यज्ञ करने लगता है। क्या करने लगता है? नाग यज्ञ करने लगता है, जन्मेजय का नाग यज्ञ करने लगता है 1926 में। यानी जो 26 साल का होता है तो ये क्या हो जाता है, 26 में जन्मेजय का नाग यज्ञ करता है। क्यों? क्योंकि उसका कल्याणी के साथ परिणय हो गया था, वो बहुत दुख में था, करुणालय था, वो प्रायश्चित करता है, बेचारा राजश्री खाने लगता है, उसकी राजश्री छूट जाए। फिर क्या होता है, जन्मेजय का नाग यज्ञ करने के बाद वो कामना करने लगता है, और कामना करता है, और कामना करते करते उसकी नौकरी जो है वह स्कंदगुप्त के दरबार में लग जाती है। स्कंदगुप्त के दरबार में जैसे ही उसकी नौकरी लगती है, और स्कंदगुप्त उसको कहते हैं लो एक घूंट पियो। बहुत बढ़िया कॉफी बनी है दोस्तों। फिर क्या करते हैं कि भैया स्कंदगुप्त के यहां उसकी नौकरी लगती है। कब? जब स्कंद जन्मेजय का नागयज्ञ करता है तो भैया कुछ कमा धमा लेते हैं, तो स्कंदगुप्त के यहां नौकरी लग जाती है कामना करने से। और जैसे ही स्कंदगुप्त के यहां नौकरी मिलती है तो स्कंदगुप्त कहते हैं कि भाई तुम दरबार में आए हो तो क्या करो, एक घूंट तो पीना पड़ेगा राजा जी। तो एक घूंट उसको पिला देते हैं, और जैसे ही एक घूंट उसको पिलाते हैं वो क्या करता है, वो तुरंत स्कंदगुप्त का दरबार छोड़ता है और चंद्रगुप्त के दरबार में जाके ध्रुव स्वामिनी से विवाह करने का प्रस्ताव रख देता है। ठीक है, वो क्या करता है कि स्कंदगुप्त के दरबार में एक घूंट पीता है, और इतना ज्यादा सठिया जाता है, इतना ज्यादा सटक जाता है कि फिर वो चंद्रगुप्त के दरबार में जाता है और कहता है कि ध्रुवस्वामिनी मैंने कल्याणी को छोड़ दिया, अब मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, अपना प्रेम प्रस्ताव रख देता है। तो ये सारे नाटक जो हो गए हम लोगों ने यहां पर कर लिए। ठीक है, अब ये सारी रचनाएं जो हैं हमने एक ही झटके में याद कर ली, कोई टेंशन नहीं है, कोई दर्द नहीं है,
कुछ भी रटना नहीं है। अब हम एक बार फिर से कर लेते हैं, एक बार हम फिर से कर लेते हैं सज्जन। भाई 10 साल का बच्चा तो बहुत सज्जन होता है, ठीक है। पहले कम उम्र में विवाह होता था, कल्याणी के साथ परिणय हो गया 12 में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही शादी हुई क्या हो गया, क्या हो गया भैया, 12वें में बेचारा एकदम करुणालय में पहुंच गया, दुख में चला गया और प्रायश्चित करने लगता है 13 साल में कि क्यों ही मैंने शादी की। और फिर एक चीज जरूर याद रखिएगा कि उस बच्चे ने राजश्री खाना कब चालू किया। तो आजकल के जो बच्चे होते हैं, यानी 5 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा जब 10वीं में पहुंचता है, 15 साल का हो जाता है तो राजश्री खाने लगता है। तो आपको यही याद रखना है, यही याद रखना है कि 15 साल का बच्चा राजश्री खाता है। जैसे ही आपको राजश्री शब्द याद आए तो राजश्री का मतलब वो जो राजश्री गुटखा है वही याद रखना। जो है आजकल के जो बच्चे हैं वो 15 साल में खाने लगते हैं, ठीक है। विषाख, यानी उसके जीवन में बहुत सारा विषाख आ जाता है। क्यों आ जाता है, बहुत सारा विष आ जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गुटखा खाने लगता है। तो उसके जीवन में बहुत सारा विषाख, बहुत सारा विष आ जाता है राजश्री खाने की वजह से। और बहुत सारे उसके अजात शत्रु भी आ जाते हैं, क्योंकि गुटखा खाता उस तरह की कम्युनिटी उसकी हो जाती है। तो किसी ने कहा यार अगर तुम कल्याणी से पीछा छुड़ाना चाहते हो, इस राजश्री से पीछा छुड़ाना चाहते हो, इन अजात शत्रुओं से पीछा छुड़ाना चाहते हो, इन विषाखों से पीछा छुड़ाना चाहते हो, तो तुमको नाग यज्ञ करना पड़ेगा। और वो 26 साल की उम्र में नाग यज्ञ करता है। और जैसे ही नाग यज्ञ करता है फिर उसकी कामना पूर्ण होती है, स्कंदगुप्त के दरबार में उसको नौकरी मिल जाती है। स्कंदगुप्त कहते हैं लो बेटा एक घूंट पियो। अब इसकी डेट याद रखना कि स्कंदगुप्त, यानी आजकल जो उम्र है नौकरी की एवरेज 28 वर्ष है, तो 28 वर्ष में उसको नौकरी मिल जाती है। लेकिन जब 30 साल का होता है पहली बार दारू पीता है। ध्यान रखिएगा पहली बार जो कब दारू पीता है, जब बेचारा 30 साल का था। आपको यहां इस रचना की डेट नहीं याद रखना है, आपको यही याद रखना है कि एक घूंट आपने पहली बार कब पिया। तो उस बच्चे ने जो 10 साल का सज्जन था वो पहली बार दारू कब पीता है, एक घूंट कब पीता, 1930 में पीता है। और फिर इतना सठिया जाता है कि दौड़े दौड़े चंद्रगुप्त के दरबार में चला जाता है, स्कंदगुप्त के दरबार से। और उनके दरबार में ध्रुवस्वामिनी बैठी रहती, कहता है कि मैंने कल्याणी परिणय को छोड़ दिया है, मैंने नागयज्ञ करके कामना किया है, मैंने अजात शत्रुओं विषाख का नाश किया है, मैंने कल्याणी परिणय को छोड़ा है, मैं बहुत प्रायश्चित में था, मैं बहुत करुणा में था, मैं 10 साल का सज्जन हूं, मैं तुमसे प्रेम का प्रस्ताव रखता हूं ध्रुवस्वामिनी, मुझे स्वीकार करो। तो हो गया ये। वाह भाई वाह, काफी बहुत अच्छी बनी है। बताइए आप लोग को अच्छा लगा? एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब अगर ये कभी भी इनके नाटक और इन नाटकों का क्रम गलत हुआ तो जान रहे हैं क्या मन करता है, ऐसे खोपड़िया पकड़ के और ये नकिया ना ऐसे जमीनिया में रगड़ दें, ऐसे मन करेगा। अगर मतलब इनकी रचनाओं का क्रम और इनकी रचनाओं की तिथियां जो है वो अगर भूली तो खोपड़िया रगड़ देंगे राजा। और ये भी याद रखिएगा कि ध्रुवस्वामिनी कितने साल की थी, तो ये याद रखना है 33 साल की थी। कितने साल की थी ध्रुवस्वामिनी? तो 33 साल की। ठीक है, चलिए एक और द्रोणाचार्य नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? एक और द्रोणाचार्य काफी महत्वपूर्ण नाटक है। बहुत मजा लियो, फटाफट अब जवाब दो। एक और द्रोणाचार्य 1977। देखिए आप मुझसे पढ़ते हैं, मेरे साथ जब तक पढ़ रहे हैं तब तक हिंदी को बोझिल नहीं होने दूंगा, हिंदी को बोझिल नहीं होने दूंगा। और जिस दिन आप हिंदी को बोझिल होके पढ़ेंगे, बहुत टेंशन में आके पढ़ेंगे, रट रट के पढ़ेंगे, चयन मुश्किल हो जाएगा। हमेशा एंजॉय करके पढ़िए। ये शंकर शेष का है, इसका है शंकर शेष का नाटक है। और ये इनके और कौन से नाटक हैं एक बार आप सब कमेंट करके बताएं। शंकर शेष, और ये किस
उत्थान में आते हैं, यानी किस उत्थान में ये नाटककार आएंगे। देखिए, मैं जितने भी नाटककारों को आपको याद कराऊंगा वो सब आपको याद हो जाएंगे। चलिए, दरअसल एक नाटक की विधा होती है जिसे हम विसंगति बोध का नाटक कहते हैं। विसंगति बोध के नाटककार हैं ये। किस तरह के नाटककार हैं? विसंगति बोध के नाटककार हैं। और उन्होंने फंदी, घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, अरे ओ मायावी सरोवर, रक्तबीज, बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के द्वीप, आधी रात के बाद इत्यादि महत्वपूर्ण नाटकों की रचनाएं इन्होंने की है। ठीक है, तो अब खास करके जो एक और द्रोणाचार्य नाटक है, तो यह पौराणिक कथा है। किस तरह की कथा है? पौराणिक कथा है। महाभारत काल में जो द्रोणाचार्य थे उन्हीं पर, आगे बढ़िए जल्दी से। अरे आप चाहें तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूं, पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए आए हैं तो आपको मैं पीडीएफ भेज दूं, फिर आपको यहां कोई मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि एक प्रश्न से जब तक हम 10 प्रश्न तैयार नहीं करेंगे तब तक उसकी सार्थकता नहीं होगी। फिर YouTube पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। मैं अभी आज यही देखने के लिए बैठा था कितने लोग MCQ करवाते हैं हिंदी में, कितने ऐसे अध्यापक हैं। फिर लोग क्या करते हैं, एक और द्रोणाचार्य नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? हाँ साथियों, 76 तो होगा नहीं, 78 होगा नहीं, 79 नहीं होगा, हाँ तो 77 है। चलिए आगे सवाल, अगला सवाल लेते हैं। एक और द्रोणाचार्य नाटक में एक और द्रोणाचार्य के किस पात्र को कहा गया है? तो देखिए साथियों, यहां पर विमलेंदु है, राजकुमार है, प्रिंसिपल और अरविंद है। तो देखिए यहां पर जो राइट आंसर होगा साथियों, बताइए आप लोग। हाँ, तो यहां पर विमलेंदु होगा नहीं, राजकुमार होगा नहीं, प्रिंसिपल होगा नहीं, राइट अरविंद है। अरविंद राइट है साथियों। तो चलिए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्थापना एक जो दीदी नाटक की मुख्य पात्र अंजलि अहम की प्रतिच्छाया है। अहम की भावना परंपरागत प्रवृत्ति है। तर्क दो, अंजलि को यह अहम की भावना उसके नाना से प्राप्त हुई है। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, नोट कर लो, लिख कर ले लो, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। जल्दी से जवाब दीजिए, देखते हैं किसका किसका जवाब आया है। रिजवाना हाँ, रिजवान का आंसर आ गया है, सुरेंद्र का आंसर आ गया है, श्यामली जी बहुत सही, बहुत सही, बहुत बढ़िया, सुरेंद्र प्रजापति का नंबर आ गया है, नीतू साहू बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, शाबाश, वाह क्या बात है। संयोगिता का भी उत्तर आ गया है, बहुत बढ़िया। अब चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखते हैं हमारे साथी कौन सा जवाब दे रहे हैं, कौन सा जवाब दे रहे हैं। तो देखिए यहां पर ज्यादातर लोग जवाब दे रहे हैं गलत, और सही जवाब है एक व दोनों सही, यानी एक भी कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्थापना एक अंजलि मानसिक रोग से ग्रस्त होकर स्वयं पर हमला कर आत्महत्या कर लेती है। तर्क दो, आत्महत्या करने का मुख्य कारण उसके पति द्वारा सताना है। इस तरह से ज्यादातर लोग ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। मतलब आप उसको 1.5 कर लीजिए या उसको 2 कर लीजिए, स्पीड कर लीजिए। ऐसे पढ़ने से जितना जल्दी यहां घुसेगा उतना जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, एक वीडियो जो मैं आपके लिए बनाने वाला था कि ऑनलाइन जितना अच्छा है पढ़ने के लिए उतना हानिकारक भी है, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपनी चेंज करिए पढ़ने वाली। क्योंकि आप उसी स्ट्रेटजी से अगर पढ़ते रहेंगे साथियों तो थोड़ी समस्या है। ठीक है, चलिए अब यहां प्रश्न क्या है। स्थापना एक अंजलि मानसिक रोग से ग्रस्त होकर स्वयं पर हमला कर आत्महत्या कर लेती है। तर्क, आत्महत्या करने का मुख्य कारण उसके पति द्वारा सताना है। यानी सबसे पहले यह देखना है कि किस प्रकार का प्रश्न है, कहां से आया है। चलिए अब बताइए, ये जो सवाल है, ये जो सवाल है यह किस रचना से लिया गया है। तो सबसे पहले हम उस रचना की तरफ चलेंगे कि यह जो सवाल है वो किस रचना से बन रहा है।
अंजलि मानसिक रोग से ग्रस्त होकर स्वयं पर हमला कर आत्महत्या कर लेती। एकदम सही बात है। आत्महत्या करने का मुख्य कारण उसके पति द्वारा उसका सताना है, तो यह दूसरा गलत है। दरअसल मध्यवर्गीय समाज में जहां पुरुष कामकाजी है और पूरे दिन अपने घर के बाहर रहता है, बहुत कम समय के लिए घर आता है, ऐसी स्थिति में उसके परिवार का बिखरना भी बहुत ही जायज है। यहां पर जो कहानी है साथियों, उस कहानी का नाम है अंजो दीदी। देखिए, मनोविश्लेषण वाली कहानियों में इस कहानी का बहुत बड़ा नाम है। इस कहानी का बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, तो यहां पर जो अंजो दीदी कहानी है, इसके पात्र पूछे जाते हैं। तो अंजो दीदी जिसका नाम है, आपको याद रखना होगा। श्रीपत, एक श्रीपत है जो कि अंजो दीदी के भाई हैं। इंद्र नारायण, इंद्र नारायण जो हैं वह अंजो दीदी के वकील हैं। अनिमा, अनिमा वो अंजो दीदी की सहेली है। नीरज, नीरज अंजो दीदी का बेटा है। मुन्नी, मुन्नी क्या है, वह नौकर है। ओमी, ओमी यह नीरज की पत्नी है। अन्नो नीरज की मौसी है। और नजीर जो है वह इनका दोस्त है। यह पहली चीज यह पूछा जाता है कि यह नाटक किस तरह के परिवार से जुड़ा है, यह भी पूछा जा सकता है। तो मध्यवर्गीय परिवार से, अभिजात्य वर्गीय परिवार से, निम्न वर्गीय परिवार से। तो यह नाटक जो है साथियों, वह मध्य वर्ग की मनोदशा पर आधारित नहीं है, यह अभिजात्य वर्गीय मनोदशा पर आधारित है। ध्यान रखिएगा। तो यह किस मनोदशा पर आधारित है, तो यह अभिजात्य वर्गीय मनोदशा पर आधारित है। ठीक है, अभिजात्य वर्ग की मनोदशा पर आधारित है। और मनोविश्लेषणवादी नाटकों में यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। इसमें क्या दिखाया गया है कि एक स्त्री है जो अपना अहम नहीं तोड़ पाती। एक कुल मिला के कह सकते हैं कि वो अपने मानसिक तौर पे बीमार है, या उसको उस तरह से उसकी शिक्षा मिली थी उसके नाना के द्वारा, और वही तानाशाही वो अपने परिवार में लागू करना चाहती है, और अंतोगत्वा स्वयं ही सुसाइड करती है। ठीक है, अगला सवाल। हीरामन की 3 कसमों में कौन सी कसम शामिल नहीं है, बताइए। सबसे पहले यह बताइएगा कि यह जो रचना है किस कहानी से ली गई है या किस नाटक से ली गई है। हीरामन वाली कथा कहां से ली गई है, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, यहां एक कहानी बहुत बढ़िया है। कहानी का नाम है तीसरी कसम। तीसरी कसम जो कहानी है, बहुत ही चर्चित कहानियों में एक कहानी है। इसका एक और नाम है, क्या नाम है, मारे गए, मारे गए गुलफाम। कहानी का नाम क्या है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगाती है। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन, यानी एक बैलगाड़ी चलाने का काम करता है हीरामन, और वो इसके दौरान 3 जो है कसम लेता है। और उन्हीं 3 कसमों से संबंधित यह आपका सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्कस वालों से भाड़ा न लेना। इससे यहां पर कोई प्रसंग ही नहीं आता है। तो चोर बाजारी का माल नहीं लादना, क्योंकि बेचारा परेशान हो जाता है, फंस जाता है। बांस भी नहीं लादता, लादने वालों को गाड़ी पर नहीं बिठाना। तो ये नहीं है शामिल, केवल एक है, सर्कस वालों को यहां पर भाड़ा न लेना, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। उसी कथानक से यह भी है, हीरामन ने अपना गांव कौन से जिले में बताया है। हीरामन ने अपना गांव
कानपुर में बताया है। एक पगली सी स्मृति, एक अद्भुत भावना, चौपल के शीशों के परे पहाड़ी सूखी हवा, हवा में झुकी हुई विपिंग विलोज की कांपती टहनियां, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खड़खड़। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? देखिए, यह नई तरह की कहानी है। यह एक नई तरह की कहानी है जिसको लेकर विवाद रहा। परिंदे कहानी को लेकर। परिंदे कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की कहानी है। ठीक है। अब निर्मल वर्मा की जितनी कहानियां हैं साथियों, वो सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। निर्मल वर्मा की कहानियों में परिंदे, डायरी का खेल, माया का मर्म, जलती झाड़ी, दहलीज, लंदन की एक रात, अंधेरे में, 1.5 इंच ऊपर, कौवे और काला पानी। आप सबको कमेंट करके बताना है, कौवे और काला पानी पर, कौवे और काला पानी पर क्या कोई पुरस्कार मिला है? क्वेश्चन ऑफ द डे आज का है कि कौवे और काले पानी पर क्या कोई पुरस्कार मिला है? और एक जवाब और आपको देना है कि नए ढंग की आधुनिक कहानी कौन सी मानी जाती है? परिंदे मानी जाती है या जलती झाड़ी मानी जाती है? प्रतिदिन मैं आपको एक सवाल देता हूं जो आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब देते हैं। तो यहां पर परिंदे और जलती झाड़ी के विषय में और इनके कौवे और काले पानी पर क्या कोई पुरस्कार मिला है कि नहीं मिला है, यह आपको बताना है। नामवर की कहानी परिंदे मानी। ठीक है अरुणदीप जी, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, सच पूछो तो दिल्ली में 2 महीने की छुट्टियां काटना भी दूभर हो जाती हैं। यह कथन किस पात्र का है? मिस ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी और लतिका। अब देखिए, यहां पर पात्रों के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि यहां पर यह कथानक जो है वह किस रचना से लिया गया है, किस रचना से इसका कथानक लिया गया है। ठीक है, तो यहां राइट तो आंसर है मिस्टर ह्यूबर्ट। अब आप यह बताएंगे कि यह कहानी जो है, यह कथानक जो है वो कहां से लिया गया है? पूछो तो दिल्ली में 2 महीने की छुट्टियां काटना भी दूभर हो जाती है, यह कथन किस पात्र का है? तो यहां तो पात्र पूछ लिया, तो ह्यूबर्ट है। लेकिन अगर यह पूछ ले कि यह कथानक किस कहानी से लिया गया है या किस नाटक से लिया गया है, तब इसका आप जवाब क्या देंगे? बताइए। कहां से लिया गया है ये बताइए। कोई कह रहा था जल्दी से चलिए। कहां के भाई साहब बताएं। परिंदे। ठीक है, परिंदे। अगला, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस ह्यूबर्ट, आज मौसम बदल रहा है, अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। देखिए, भले कुछ कहानी के सिलेबस में पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन उनसे प्रश्न पूछा जाना ही तय है। जैसे आषाढ़ का एक दिन है, भले आपके सिलेबस में हो या ना हो। चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुवस्वामिनी हो, भले हो या ना हो, पूछा ही जाएगा। परिंदे कहानी हो गई, पूछी ही जाएगी। दोपहर का भोजन हो गया, उससे कथन पूछा ही जाएगा। हत्यारे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। ठीक है, तो डिप्टी कलेक्ट्री, ये कुछ इस तरह से जीवांत और कालजयी रचनाएं हैं जिससे पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर, आप तो नाहक चिंता करते हैं मिस्टर ह्यूबर्ट, 47 नंबर का। तो ये कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आप कभी मौका मिले वो जरूर पढ़िए। तो यहां ये लतिका हो जाएगा। अगला है, मेरी दुआएं आई और खुदा ने मेरी सुन ली, तुझे कामयाब व सुर्ख किया, आज से तू मेरी मालिक है और मैं तेरी लौंडी। किस कहानी का संवाद है? बहुत ही प्यारी सी कहानी आप देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलती है। दरअसल
एक कहानीकार हैं, कथाकार हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी हैं जिन्होंने लिखा संसार का सबसे अनमोल रत्न। एक प्रेमी है जो अपने प्रेमिका से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन प्रेमचंद ने इस कहानी को देशभक्त से किस तरह से परखोया कि वो कहते हैं कि जा और इस दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो है वो तू लेकर आ, तब मैं तुमसे प्रेम करूंगी, तुमसे विवाह करूंगी। और वो प्रेमी जाता है, बहुत दूर भटकता है। तो यहां पर संसार का अनमोल रत्न जो कहानी है प्रेमचंद की, उससे संबंधित ये कथन है। सही क्रम है निर्मल वर्मा, शेखर जोशी, ज्ञान रंजन और भीष्म साहनी। देखिए यहां पर ध्यान रखना है कि इस तरह से जो कहानीकार हैं, जो नाटककार हैं, कई बार उनकी भी तिथियां पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको भी हमें याद रखना है। तो निर्मल वर्मा का अगर हम जन्म देखें तो कब होता है? 3 अप्रैल 1929। निर्मल वर्मा 1929। फिर आते हैं शेखर जोशी। अब इस क्रम में शेखर जोशी आएंगे या नहीं आएंगे यह भी देखते हैं। तो शेखर जोशी का जन्म होता है 30 सितंबर 1932, यानी यह क्रम हमारा सही जा रहा है। फिर तीसरे रचनाकार को देखते हैं ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन का जो जीवन है, इन्होंने 1936 यानी 19 नवंबर 1936 को इनका जीवन शुरू होता है। और सबसे अंत में आते हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी, भीष्म साहनी का जो समय है वो 8 अगस्त 1915। 8 अगस्त 1915। अब इसको हम क्रम में रख लेते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो भीष्म साहनी सबसे पहले आएंगे 1915 में, फिर 1915 के बाद 1929 निर्मल वर्मा आएंगे, और फिर शेखर जो कि 1932, और ज्ञान रंजन से अंत में आएंगे। देखिए रोजाना तो मैं बहुत आसान सवाल करवाता हूं, कभी कभी कठिन सवाल भी करवा देता हूं। देखिए पूरा पेपर तो आपका इस तरह से नहीं बनेगा, लेकिन इसमें से आप यह समझिए कि 5 से 10 प्रश्न पूछे ही जाएंगे इस तरह से, और वो क्या करते हैं, मेरिट को बढ़ा देते हैं। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कोसी का घटवार शेखर जोशी, पिता ज्ञान रंजन, ईदगाह प्रेमचंद, चीफ की दावत कमलेश्वर। अब आप सब चीफ की दावत तो कहानी जानते ही होंगे, बहुत ही चर्चित कहानी, बहुत बढ़िया कहानी है। किसकी कहानी है? चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी है। भीष्म साहनी की कहानी है, यानी ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण है? प्रसाद के गुंडा कहानी में किस युग का चित्रण है? तो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्रवेश करती है उस समय का वर्णन यहां पर गया है। तो प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का चित्रण है। देखिए जितने भी इस तरह की रचनाएं हैं उनके विषय में पूछा भी जाता है कि किस युग का चित्रण है। जैसे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पढ़ते हैं तो वहां भी पूछा जाता है कि उनके उपन्यासों में कहां का वर्णन मिलता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को देखते हैं तो वो भी पूछा जाता है कि उनका वर्णन कहां से है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहां गुंडा कहानी में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्णन है। ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे भी हमारे यहां बहुत गुंडई करती थी, तो ऐसे इसको जोड़ के याद रखेंगे। 4 मेहराबों वाली दालान कहानी के रचनाकार कौन हैं? 4 मेहराबों वाली दालान कहानी के रचनाकार कौन हैं? चलिए ये एकदम नया सा सवाल है, नए कहानीकार हैं। तो अभी नए कहानीकारों पे हमने कई चीजें आपको बताई हैं और कुछ आपको बताऊंगा। बादशाह हुसैन रिजवी,
बादशाह हुसैन हुसैन रिजवी, ये राइट आंसर होगा आपका। अब ये एक नए कहानीकार हैं, या आप देख सकते हैं कि नई कहानियां इनकी मिलती हैं। तो ये 80 वर्ष की उम्र में अभी इनका हाल ही में निधन हुआ, और इनकी रचनाएं अगर देखें तो काफी चर्चित रचनाओं को इन्होंने लिखा है। इनकी एक रचना है मैं मुजरिम नहीं हूं, काफी चर्चित है। मैं मुजरिम नहीं हूं, यानी कुछ नए रचनाकार जो हैं वह भी आपसे पूछे जाते हैं। मैं मुजरिम नहीं हूं, यह काफी महत्वपूर्ण रचना इनकी है। ये कई बार पूछी भी गई, हो सकता है कि ये पूछ भी ली जाए। ठीक है, चार मेहराबों वाली दालान तो एक कहानी हो गई, बाकी ये रचना। अगला सवाल, सन 1970 में जनवादी विचार मंच की स्थापना किस विश्वविद्यालय में हुई? अब देखिए, जनवादी विचार मंच का मतलब क्या हुआ कि साहित्य में भी इन सारे संस्थाओं का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना होती है। जनवादी, कुल मिलाकर ये कार्ल मार्क्स के मार्क्सवादी विचारधारा से संपन्न है। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें तब औरतें हैं, वे झूठी सती या बेचैन नहीं है, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपरोक्त कथन किसका है? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखिए, आदर्श की पराकाष्ठा की वजह से हम कई बार इस तरह के कार्य नहीं करते हैं। काम यहां भी हुआ है, जब नई कहानी लिखी गई तो नई कहानियों में आप देखेंगे तो कहानियों में खलनायिकाएं शून्य हैं, यानी कोई महिला भी डॉन हो सकती है। डॉन कौन होगा? पुरुष होगा। तो महिला डॉन फिल्मों में भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं, कहानियों में कैसे मिलेंगे? तो यहां पर यह कथन नए कहानी के आधार स्तंभों में जो कमलेश्वर जी, उन्हीं का ये कथन है। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी की को विषय वस्तु बनाया गया है? ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। अब यह कहानी बाद में किस नाम से आती है? यह भी कई बार पूछा गया है। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड यह किसकी कहानी है, यह भी आपको बताना है। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी जैनेन्द्र के द्वारा कहानी है। 1971 में इनको पद्म भूषण और 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद के कहानियों के पात्र हैं? ये तो आप सब का मार भी देंगे तब भी सही हो जाएगा। लहना संग, पंडित बुद्धिराम, अमीना और सुनंदा। कौन से कहानियों के पात्र हैं, यानी प्रेमचंद की जो कहानी है उसके पात्र कौन से हैं? चलिए बताइए, बहुत आसान सवाल है। तो देखिए, दो और लहना सिंह, नहीं है। दो और तीन, पंडित बुद्धिराम और अमीना, ये लहना सिंह तो ने कहा था कहानी के पात्र हो जाते हैं। बीएससी के बाद एमए हिंदी से किया है, क्या मैं जीआईसी के लिए एलिजिबल हूं? संस्कृत होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में। तो ये आज की लास्ट कृति है, यानी आज का अंतिम प्रश्न है। जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार, ग्रामो, अज्ञे, रोज, भीष्मानी, चीप की दावत, मोहन राकेश, मिसपाल। नींद आ रही है? चलिए अभी मैं सुलाता हूं। चलिए, ये एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर जाइए सोइए। सवाल है, ममता कालिया
नासिरा शर्मा, चित्रा मुदगल, अलका सरावगी। बताइए, यही सवाल का जवाब दे दीजिए, जाइए। चलिए मैं देता हूं। 3, 5, 1, 2। ममता, एक पत्नी के नोट्स, नासिरा शर्मा, जिंदा मुहावरे, चित्रा मुदगल, एक जमीन अपनी, अलका सरावगी, शेष कादंबरी। ठीक है। हाँ यार, काफी पीना भूल ही गए। तो साथियों, आज का एपिसोड यहीं तक। कल आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हो सकता है कल आप लोगों के लिए एक एपिसोड लेके आऊं हिंदी की साहित्य की मिलती जुलती जो रचनाएं हैं। इसके 2 पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूं। एक ही नाम से मिलती जुलती जो रचनाएं हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 3 में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और कल गणतंत्र दिवस खूब धूम धमाके से मनाइए। और अगर कोई ऑफर चाहते हैं नए बैचेस में, DSSB, TGT, PGT, LT गेट, JIC प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट के लिए नए बैचेस चाहते हैं और ऑफर चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दे सकते हैं। आज ऑफर केवल कल तक के लिए वैलिड होगा। 98 28 95 92 37। और ये ऑफर जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों के लिए रहेगा। नहीं, अभी तो थोड़ी सी गर्म है, पूरी ठंडी नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको खूब बधाई। और देशभक्त बनिए, देश की नींव को मजबूत करिए। सभी भाविक शिक्षकों को मेरा नमस्कार। शुभ रात्रि।